जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश में। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 403131. और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों। बस हाईजैक मामले में शामिल बदमाशों की पुलिस से फतेहाबाद क्षेत्र में हुई मुठभेड़। मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता के पैर में लगी गोली, एक बदमाश मौके से हुआ फरार। बस हाईजैक प्रकरण का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। लेन देन को लेकर की गई थी बस हाईजैक में शामिल थे 12 लोग। गैंग को रजिस्टर कर एनएसए की कार्यवाही करेगी आगरा पुलिस। ताजमहल, लाल किले को छोड़कर सभी ऐतिहासिक स्मारकें खोलने का आदेश जारी। 1 सितंबर से खुलेंगी सभी ऐतिहासिक स्मारकें। जिलाधिकारी आगरा ने जारी किया आदेश। एसआई मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा डॉक्टर योगिता गौतम की निर्मम हत्या। थाना डौकी के बंगोली कटारा में मिला था शव। आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को जालौन पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में आगरा ने लगाई ऊंची छलांग। 16वें स्थान पर आया आगरा। ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम में मनाई गई खुशी। सपा जिला महानगर कार्यकारिणी की लखनऊ से लगी मोहर। नई कार्यकारिणी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिला है बड़ा मौका।
आगरा खंदौली टोल पर बछड़ों से भरे 2 ट्रक को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। स्थानीय पुलिस को 1 घंटे पहले सूचना देने के बाद पुलिस नहीं हुई सतर्क। थाना खंदौली क्षेत्र के टोल का मामला। लगातार हो रही बारिश का कहर जारी। सदर बाजार में बड़ा नीम का पेड़ हुआ धराशायी, कई लोग बाल बाल बचे। पूर्व मंत्री राजा हरिदमन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर समर्थकों ने किया थाने का घेराव। मामले में जल्द कार्यवाही की उठाई मांग। बरहन थाना अध्यक्ष अशोक कुमार और उनके फॉलोअर सिपाही सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव। पूरे थाने के स्टाफ की हुई जांच रिपोर्ट। शिक्षा की बेहतरी के लिए आया आगरा के समस्त स्कूल एक मंच पर। फीस जमा कराने समेत कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रक्तदान महादान का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ताजगंज के बुडाना गांव में लगा शिविर। सरकारी गाइडलाइंस के साथ सीएफटीआई बना रहा है पीपीई किट। जल्दी ही शुरू हो सकते हैं सीएफटीआई में नए कोर्स। बस हाईजैक प्रकरण में आगरा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बस हाईजैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 11 अन्य साथी भी बस हाईजैक प्रकरण में शामिल थे। 2 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस गैंग को रजिस्टर कर एनएसी की कार्रवाई करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तहलका मचाने वाली खबर बस हाईजैक प्रकरण में आगरा पुलिस ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता कर जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने पूरी टीम के साथ में बस हाईजैक प्रकरण का पूरा मामला बताया है। दरअसल गुरुवार की सुबह बस हाईजैक प्रकरण का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का दावा है कि बस हाईजैक प्रकरण का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता ने ही पूरा खेल रचा था। प्रदीप गुप्ता के साथ में 11 अन्य लोग भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में 2 वाहनों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक एक्सयूवी गाड़ी थी और दूसरी सेंट्रो। 2 अन्य मास्टरमाइंड योजना बनाने में शामिल किए गए। इसके अलावा दोनों गाड़ी में सवार अपहरणकर्ता लगातार बस का पीछा करते करते आगरा से गुड़गांव तक और गुड़गांव से आगरा होते हुए रायवा टोल प्लाजा के पास बस को हाईजैक कर लिया। बस हाईजैक मामले में पूरी छानबीन के उपरांत ये ज्ञात हो गया था कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता, जो कि बेसिकली जैतपुर का रहने वाला है, परंतु इटावा में आरटीओ के कार्यालय में एजेंट और दलाल के तौर पे काम करता था, और इसलिए उसकी गिरफ्तारी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी, एसपी वेस्ट के नेतृत्व में हमने टीमें बनाई थी। कुल 5 टीमें फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी और बाह के इलाके में इस अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। आज सुबह हमारी टीम को सफलता हाथ लगी है। मेन मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता और उसके साथी यतेंद्र यादव के साथ पुलिस की टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रदीप गुप्ता मेन मास्टरमाइंड घायल हुआ, उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। दूसरा अभियुक्त फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। बस हाईजैक प्रकरण का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता जनपद आगरा के जयपुर थाना क्षेत्र के मूल निवासी है। इस प्रकरण में मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता का साथी प्रदीप यादव भी पिनाड़ थाना क्षेत्र के कचौरा घाट का निवासी है। प्रदीप यादव और प्रदीप गुप्ता वर्षों से बसों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ आगरा पुलिस ने बताया कि प्रदीप गुप्ता इटावा में आरटीओ विभाग में बड़े स्तर पर दलाली का काम करता है। यही वजह है कि जिन वाहनों के कागज नहीं होते थे, उन वाहनों का संचालन भी प्रदीप गुप्ता अपने स्तर से कराता था। आगरा पुलिस का दावा है कि प्रदीप गुप्ता के पास में तकरीबन 50 से ज्यादा बसें हैं, जिनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यानी प्रदीप गुप्ता के व्यापार में शामिल सभी बसों को सीज किया जाएगा। प्रदीप गुप्ता से पूरी पूछताछ के लिए हमने अलग से एक टीम बनाकर हॉस्पिटल में उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक की जानकारी में उसने बताया है कि इस पूरे घटना में 2 गाड़ियों का उपयोग हुआ था। एक एक्सयूवी गाड़ी जो कल वीडियो फुटेज में आई थी, और दूसरा सेंट्रो गाड़ी
जो इन्हीं लोगों की थी। कुल 10 लोग उन 2 गाड़ियों में घटना करने गए थे। 2 और भी लोग थे जो इस पूरी प्लानिंग में थे। कुल अभी तक 12 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। प्रदीप गुप्ता ने ये बताया कि 2012 से बस के मालिक अरोरा, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का काम देखता था। रजिस्ट्रेशन, परमिट लेना, टैक्स भरना, इन सभी के कार्यों में इसकी देनदारी जो है करीब 67 लाख रुपए इनके अरोरा और ट्रांसपोर्ट वाले पे बचे हुए थे, जिसके क्रम में पिछले 2-3 दिन पहले ग्वालियर जाकर इसने धमकी भी दी थी और उसी पैसे की वसूली के लिए इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ताजनगरी आगरा में बस हाईजैक प्रकरण का यह मामला उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक पहुंचा था। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर अन्य राज्यों की सरकार भी इस मामले में गंभीर हुई थी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तहलका मचाने वाले प्रदीप गुप्ता गैंग के खिलाफ आगरा पुलिस गैंग को रेस्ट्रेट कराते हुए एनएसी की कार्रवाई करने जा रही है। ये दोनों मिलकर गाड़ियों का संचालन करते हैं। वो गाड़ियां जो किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में लिए हुए हैं, उन गाड़ियों का संचालन ये दोनों मिलकर करते हैं। इनके और भी सहयोगी हैं जिनकी छानबीन चल रही है। इनके द्वारा जितने भी संचालित गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों को चिन्हीकरण कर जब्त करने के लिए थाना पुलिस को जो है निर्देशित कर दिया गया है। इस प्रकार की सेंसेशनल और दुस्साहसिक घटना, जिससे न केवल आगरा बल्कि आसपास के समस्त जनपदों में भय का माहौल था, इन सभी अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चार्जशीट लगने के उपरांत एनएसए की भी कार्रवाई हम लोग इस पे करेंगे। एसएसपी आगरा बबलू कुमार की टीम ने 24 घंटे के अंदर बस हाईजैक प्रकरण में मास्टरमाइंड को पुलिस मुठभेड़ में जा गिरफ्तार किया है। तो वहीं आगरा पुलिस ने इस प्रकरण में पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बस हाईजैक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस मामले के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल हुए बस हाईजैक के मास्टरमाइंड उर्फ गुड्डा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बस हाईजैक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में घायल हुए बस हाईजैक के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता उर्फ गुड्डा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी बबलू कुमार भी मौके पर पहुंच गए और पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही जहां पुलिस की भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया है। देखिए, कल जो थाना मलपुरा क्षेत्र में बस को कब्जे में लेकर यात्रियों को जो है किडनैप करने की जो घटना हुई थी, जिसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोजाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज सुबह करीब 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है। बता दें, मंगलवार रात को मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिण बाईपास टोल प्लाजा पर फाइनेंस कर्मी बनकर कल्पना ट्रेवल्स की बस को हाईजैक कर लिया गया था। यात्रियों से भरी बस को लेकर बदमाश फरार हो गए थे। बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने सुबह मलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस 3 राज्यों में इस बस की खोज व आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई थी। एसएसपी बबलू कुमार ने इस घटना के खुलासे में 5 से अधिक टीमों को लगाया था। उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है, उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता, उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य इनके साथी और इनके जो गाड़ियां जिसने उपयोग किया है, उन सभी की बरामदगी के लिए हमारी टीम लगी है।
गुरुवार सुबह पुलिस को बस हाईजैक की मास्टरमाइंड के खेरागढ़ में आने की सूचना मिली। इस सूचना पर थाना फतेहाबाद क्षेत्र में घेराबंदी की गई। सुबह लगभग 5 बजे मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आगरा की ओर आ रहे थे, तभी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बस हाईजैक का मास्टरमाइंड घायल हुआ, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी बबलू कुमार मौके पर पहुंच गए। घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही फरार बदमाश की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि बस हाईजैक मामले में मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए 5 टीमें दिन रात लगी हुई थी। 3 राज्यों में कार्रवाई की जा रही थी, तभी खेरागढ़ की ओर से बदमाशों के आने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर घेराबंदी की गई और मुठभेड़ में बस हाईजैक के मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता के पैर में गोली लगी। घायल प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुठभेड़ के दौरान आरोपी का साथी यतेंद्र मौके से फरार हो गया। एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि मामला फाइनेंस का नहीं बल्कि लेन देन से जुड़ा हुआ है। बस ट्रेवल मालिक अशोक अरोड़ा पर आरोपी प्रदीप गुप्ता के बस रजिस्ट्रेशन परमिट टैक्स के लगभग 67 लाख रुपए थे। आरोपी को अशोक अरोड़ा के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए आरोपी प्रदीप गुप्ता ने इन्हीं पैसे के लिए 2 गाड़ियों से 10 लोगों के साथ मिलकर बस हाईजैक की घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें धरपकड़ में जुट गई हैं। डॉक्टर योगिता गौतम की हत्याकांड का खुलासा आगरा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी ने जहां हत्या की वारदात को कबूला है, वहीं पुलिस ने आला कत्ल बरामद भी कर लिया है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की महिला जूनियर डॉक्टर योगिता की हत्या का खुलासा हो गया है। 7 साल से रिलेशन में रह रहे डॉक्टर विवेक तिवारी ने ही योगिता की हत्या की थी। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि वो मंगलवार को आगरा पहुंचा और डॉक्टर योगिता गौतम शाम 6:30 बजे उससे मिलने आई थी। बस की कार में बैठ गई, दोनों के बीच हॉट टॉक होने लगी। गला दबाने से डॉक्टर योगिता की मौत हो गई। कार में चाकू रखा था, अपने शरीर पर वार किए। इसके बाद सुनसान जगह पर शव फेंक दिया और लकड़ी ऊपर रख दी। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से। बताते हैं एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की 26 साल की जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम का शव बुधवार को बमरौली कटारा में मिला था। वह टी-शर्ट और लोअर पहने हुई थी। स्पोर्ट्स शूज दूर पड़े हुए थे और हाथ में बाल फते थे। शरीर पर चोट के निशान थे। इससे लगता था कि डॉक्टर योगिता ने हत्या से पहले बचने के लिए संघर्ष किया था। डॉक्टर योगिता फिरोजाबाद की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार अब दिल्ली में शिवपुरी में रहता है। डॉक्टर योगिता आगरा के एसएन अस्पताल में स्त्री रोग विभाग में तैनात थी। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर योगिता ने वैश्विक महामारी में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव महिला का सिजेरियन किया था। बावजूद इसके कल जब परिजन एसएन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से भी परिजन आहत दिखाई दिए। डॉक्टर योगिता गौतम एसएन के बाहर नूरी गेट पर किराए के कमरे में रहती थी। वह दोपहर 3 बजे तक एसएन मेडिकल कॉलेज में थी। यहां से अपने रूम पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर योगिता गौतम मंगलवार शाम 7 बजे अपने रूम से बाहर निकली। नूरी गेट के पास नेक्सर कार सवार ने उन्हें अपनी कार में खींचकर बैठा लिया। उसके साथ एक और युवक था। शिनाख्त के दौरान ये ज्ञात हुआ कि ये डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही हैं उनकी है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर थाना एमएम गेट पर भी दी गई थी। सीओ फतेहाबाद, सीओ कोतवाली के द्वारा उनके परिजनों से बातचीत करने के उपरांत, सारी छानबीन करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर योगिता गौतम का दोस्त जो उनके साथ एमबीबीएस भी किया हुआ है, डॉक्टर विवेक तिवारी जो आजकल जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जान पहचान थी और फ़ोन पर डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा पूर्व में कई बार धमकियां दी गई हैं। तत्काल हमारी पुलिस ने जालौन पुलिस की मदद से डॉक्टर विवेक तिवारी को
हिरासत में लिया। डॉक्टर योगिता गौतम मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके पिता अम्बेश नवोदय विद्यालय समिति के मध्य प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मंगलवार को डॉक्टर योगिता गौतम ने उरई में मेडिकल अधिकारी मूल रूप से कानपुर निवासी विवेक तिवारी द्वारा उसकी MBBS की डिग्री निरस्त कराने और शादी न करने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी। इसके बाद डॉक्टर योगिता की मां आशा और भाई डॉक्टर मोहिंदर गौतम दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो गए। वे आगरा में रात 10 बजे पहुंचे। उन्होंने बुधवार को थाना MM गेट में डॉक्टर विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर भी दी। डॉक्टर योगिता और डॉक्टर विवेक ने MBBS तीर्थाका यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से किया था। डॉक्टर विवेक सीनियर से उरई पुलिस ने डॉक्टर विवेक को हिरासत में ले लिया है। वह बार बार बयान बदल रहा है। डॉक्टर विवेक तिवारी ने ये बताया कि दोनों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एक साथ MBBS किए थे, 1 साल जूनियर सीनियर थे। इनकी जान पहचान विगत 5-7 सालों से थी। ये दोनों की संबंध अच्छे थे, शादी करना चाहते थे, परंतु इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन हुई, जिसके कारण डॉक्टर विवेक तिवारी जो उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, इसने डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की प्लानिंग की और यहाँ आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम के द्वारा जो है उनसे अन्य साक्ष्यों के संकलन कराए जा रहे हैं। शीघ्र जो है सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए जेल भेजा जाएगा और कठोर पैरवी करते हुए सजा दिलाई जाएगी। इस पूरी घटना पर मृतका योगिता के पिता और भाई का आरोप है कि विवेक तिवारी के द्वारा कहा गया कि उसने 7 साल से संबंध है, वो बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर योगिता के पिता ने कहा कि विवेक तिवारी योगिता को परेशान करता था। उसको लेकर परिजनों ने कई बार उसे समझाया। यही नहीं, परिजनों ने कहा कि विवेक तिवारी एक तरफा प्यार करता था। विवेक तिवारी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद परिजनों के लगातार संपर्क में रहा। इससे उसे लगा कि कोई उस पर शक नहीं करेगा। बहरहाल अब परिजन हत्या रूपी विवेक तिवारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के घोषित हुए परिणाम में आगरा ने ऊंची छलांग लगाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में आगरा ने पूरे देश के स्वच्छ शहरों में 16वां स्थान हासिल किया है, जिसके बाद इस खुशी को नगर निगम में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। वहीं मेयर नवीन जैन ने शहरवासियों को शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए धन्यवाद कहा। ढोल नगाड़ों की आवाज, मस्ती में जश्न मनाते कर्मचारी और एक दूसरे को मिठाई खिला बधाई देते अधिकारी। ये नजारा था गुरुवार को नगर निगम का। गुरुवार का दिन आगरा के लिए अच्छी खबर लेकर आया। स्वच्छता सर्वेक्षण के घोषित हुए परिणाम में आगरा ने ऊंची छलांग लगाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में आगरा ने पूरे देश के स्वच्छ शहरों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले 2019 में आगरा स्वच्छता सर्वेक्षण में 85वें स्थान पर रहा था। स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊंची छलांग लगाकर 16वें पायदान पर आने से निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी गई, तो शहरवासी भी काफी उत्साहित नजर आए, जिसके बाद नगर निगम ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ गूंजने लगा। इससे पहले आगरा ने 2017 में 257वां, 2018 में 102 और 2019 में 85वां स्थान प्राप्त किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में आगरा के 16वें स्थान पर आने से महापौर भी काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने इसके लिए निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ शहरवासियों को बधाइयां दी, तो शहर की जनता का भी शुक्रिया अदा किया। के लिए वास्तव में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में हुआ, जिसमें 4000 से भी अधिक देशों ने शहरों ने भाग लिया। उसमें हमारा आगरा शहर का 16वां स्थान आया। वाकई ये बहुत बड़ी हमने छलांग लगाई है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 247वां स्थान 2017 में था और 2018 में ये 102वां स्थान मिला हमें और 2019 में 85वां स्थान हमें मिला और 2020 का इस वर्ष का जो स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आया है उसमें हमने 16वां स्थान प्राप्त किया है। तो 85 से 16वें स्थान पे हम लोग आए हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय मैं अपने नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, अपने शहर की जनता को, अपने माननीय पार्षदगणों को और पूर्व में रहे यहाँ के जो नगर आयुक्त तरुण प्रकाश जी थे, उनकी अथक मेहनत और परिश्रम और प्रयास भी रहे, उनकी लीडरशिप रही और उस कारण से ये सारा जो हमें 16वां स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए। और हमने आगे रणनीति बनाई है। नए हमारे
नगर आयुक्त आ गए हैं अपने नगर निगम में। इनके बीच में हमारी एक रणनीति अब बनी है कि जहां हमारा 16वां स्थान हमने प्राप्त किया है पूरे देश में, आने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का जो जनवरी में होने वाला है उसे हम अभी से चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और टॉप 10 भारतवर्ष में आगरा आए, इसका हम प्रयास अभी से शुरू करेंगे काम के लिए। वहीं शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने में सहयोग देने के लिए अधिकारियों ने भी शहरवासियों का धन्यवाद कहा और कहा गया कि पिछले 4 सालों से ऊंची छलांग लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अंतिम 10 स्वच्छ शहरों की सूची में आना प्राथमिकता रहेगी। हमारे नगर निगम की पूरी टीम को बधाई। हमारे नगर निगम में माननीय मेयर साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है, उससे पहले जो नगर आयुक्त थे उन्होंने अपने नेतृत्व में, हमारी पूरी टीम है, अपर नगर आयुक्त साहब यहाँ पे, डॉक्टर साहब है स्वास्थ्य विभाग के, इन सभी लोगों को बधाई। खास करके हमारे सफाई कर्मी जो है, जो इतनी मेहनत करते हैं। और जहाँ तक आपने जो वर्ड यूज़ किया सकारात्मकता, तो मैं यही कहूँगा सभी आगरा के नागरिकों से कि थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारा शहर वाकई में स्वच्छ है, सुंदर है, आकर्षक है और हमको इसको और आगे लेकर जाना है। रणनीति जैसे कि महापौर जी ने बताया कि हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है, हम लोग अभियान भी चलाएंगे और चैलेंज ये है कि अब टॉप 5, टॉप 10 हमको ब्रेक करना है और यूपी में नंबर 1 आना है। तब और इसको आगे कैसे ले जाना है, इसके ऊपर अभी चर्चाएं होगी, बैठकें होगी और हम लोग 100% जो है अपना प्रयास करेंगे। और आगरा के नागरिकों से, सभी लोगों से यही अपेक्षा रहेगी, यही अनुरोध रहेगा, ये अपील रहेगी कि हम लोगों ने ये जो ठाना है माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है कि एक स्वच्छ और सुंदर देश हमको बनाना है, उसमें वो सब लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साथ देंगे। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की, जिसके बाद नगर निगम में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी और हर तरफ जश्न मनाते हुए मिठाई खिलाई और सभी को बधाइयां दी गई। 5 महीने से अधिक की बंदी के बाद आखिरकार प्रशासन ने आगरा के स्मारकों को खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। हालांकि ताजमहल और लाल किला अभी भी बंद रहेंगे और अन्य स्मारक भी 1 सितंबर से खुलेंगे। फिलहाल पर्यटन जगत को मिली इस रियायत से होटल व्यवसायी कुछ खासे उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि जब तक यातायात के साधन पूरी तरह से चालू नहीं हो जाते और ताजमहल व लाल किला भी नहीं खुल जाता, तब तक पर्यटक की आवाजाही और रात्रि प्रवास में कोई खासा इजाफा नहीं होगा। 17 मार्च से बंद चले आ रहे आगरा के स्मारकों के खुलने की उम्मीद जागी है। प्रशासन चरणबद्ध तरीके से स्मारकों को खोलने जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 1 सितंबर से ताजमहल, लाल किले के अलावा अन्य सभी स्मारक खोले जाने पर फिलहाल सहमति बनी है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले शहर के तमाम स्मारकों में से ताजमहल और लाल किला छोड़कर अन्य सभी स्मारक जैसे फतेहपुर सीकरी, एतमादौला, सिकंदरा, रामबाग, 11 सीढ़ी अन्य पर्यटकों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। पूर्व की तरह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इन स्मारकों को खोलने पर सहमति बन गई है। पिछले 5 महीने से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में भी पर्यटन कारोबार को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में आने के कारण आगरा के तमाम स्मारक बंद पड़े हुए हैं। लगातार कोरोना के मामले आने के कारण फिलहाल इन्हें खोलने पर कोई भी प्रशासन राजी नहीं रहा, लेकिन अब 2 प्रमुख स्मारकों को छोड़ अन्य स्मारकों को खोला जा रहा है। हालांकि प्रशासन के इस कदम से पर्यटन व्यवसायी कोई ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। गौरतलब है कि आगरा में अधिकतम पर्यटक ताजमहल और लाल किला देखने ही आते हैं, तो वहीं वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जहां पूरी तरह से बंद है, तो वहीं ट्रेनों की आवाजाही भी काफी सीमित है। लिहाजा पर्यटकों की आवाजाही के साधन इस समय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हालांकि पर्यटन व्यवसायी ये जरूर मानते हैं कि यदि ताजमहल और लाल किला भी खोल दिए जाएं, तब कहीं जाकर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो स्मारक खोले जा रहे हैं, इसमें भले ही स्मारकों पर पर्यटकों की आवाजाही हो जाए, लेकिन पर्यटक का आगरा में रुकना या रात्रि प्रवास मुमकिन नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आने से लगभग 6 माह पहले भी अपना पूरा कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं और बुकिंग लगभग हो जाती है। आगरा समेत पूरे भारत का पर्यटन सीजन अक्टूबर माह से शुरू हो जाता है, जिसके लिए अभी से ही बुकिंग हो जाती है। फिलहाल जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और ट्रेनें बंद हैं, ऐसे में फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से रुकी हुई है। आगरा जनपद के बाह थाना क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। दर्जनों की संख्या में एकत्रित पूर्व मंत्री समर्थक व कार्यकर्ताओं ने बाह थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस द्वारा जल्द कार्यवाही का आश्वासन देकर सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया।
आगरा जनपद के बाहा थाना क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। दर्जनों की संख्या में एकत्रित पूर्व मंत्री समर्थक व कार्यकर्ताओं ने बाहा थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस द्वारा जल्द कार्यवाही का आश्वासन देकर सभी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। आप सब लोग जानते हैं, वदावर क्षेत्र और बाहा विधानसभा क्षेत्र में हमारे राजा महेंद्र अर्धमन सिंह वदावर और महारानी पच्छालिका सिंह वदावर यहाँ सभी समाज के लोकप्रिय नेता हैं, हमारे विधायक हैं। उनके स्नेह और प्यार को देखते हुए यहाँ पूरी तहसील से ही सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों का कहना है कि रोकी द्वारा जो अभद्र टिप्पणी राजा वदावर साहब के खिलाफ जो की गई है, पूरे बाहा क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। हम लोग ऐसे कुकृत्य के लिए प्रशासन और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मांग करते हैं, ऐसे कृत्य के लिए, अशोभनीय टिप्पणी के लिए जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बता दें, वर्तमान विधायक महारानी पच्छालिका सिंह, पति राजा अर्धमन सिंह व पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाहा क्षेत्र के रुद्र ठाकुर युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र अशोभनीय टिप्पणी कर दी, जिस पर पूर्व मंत्री व भाजपा कार्यकर्ताओं में अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ आक्रोश फूट गया। एकत्रित कार्यकर्ता बाहा थाने पहुंचे और दर्जनों की संख्या में थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भगवानपुरा पूर्व प्रधान भगवानपुरा के पुत्र द्वारा परम श्रद्धेय आदरणीय पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अर्धमन सिंह वदावर, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक आगरा के बारे में अभद्र टिप्पणी, जो कि हम लोग बोलने में भी हमको शर्म महसूस होती है, ऐसी टिप्पणी उस व्यक्ति के द्वारा की गई। उसके बाद जंगल में आग की तरह सारे लोगों को मालूम पड़ी। रात में ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा से फोन पर वार्ता हुई महाराज साहब वदावर की। उनने एफआईआर तहरीर जो देनी थी उसकी व्हाट्सएप कॉपी मंगाई और स्क्रीनशॉट भी मंगाया, तुरंत उनको दिया। रात में 10:30 बजे इंस्पेक्टर बाहा का मेरे पास फोन आया कि आप उस तहरीर की कॉपी हमें फोटोस्टेट कर फोटो भेज दीजिए और सुबह आकर तहरीर दे दीजिए। हमें पुलिस की कार्रवाई पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है, लेकिन अगर यदि 48 घंटे में, वो 24 घंटे ही कह रहे हैं, हम 24 घंटे और भी है कि आप लोग 48 घंटे का इनको समय देते हैं, अगर 48 घंटे में वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो थाने का घेराव किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को भी सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। पूर्व मंत्री प्रतिनिधि संतोष सिंह गहलोत ने समर्थकों के साथ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ थाना अध्यक्ष बाहा BR दीक्षित को पुलिस प्रशासन से 48 घंटे में कार्यवाही करने की मांग की। जल्द ही कार्यवाही नहीं होने पर थाने का घेराव करने की बात भी कही। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पापा संस्था ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसके अंतर्गत सभी पेरेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता के लिए कॉल कनेक्ट सुविधा शुरू करते हुए जनहित में हेल्पलाइन नंबर 9557300600 जारी किया। परेशान अभिभावक स्कूल से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पापा संस्था के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहीं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टीम पापा ने शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों को फीस माफी के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े न होने पर सवाल खड़े किए और आगरा शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों के नाम एक चिट्ठी जारी की है और कहा है कि चुनाव फिर आएंगे, आप आज नहीं आए हमारे साथ तो कल किस मुंह से आएंगे। चिट्ठी मिलते ही उत्तर दीजिएगा। आपके खत के इंतजार में समस्त पीड़ित अभिभावक गण। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने शहर के सभी पेरेंट्स की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9557300600। इस नंबर पर आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की किसी भी स्कूल में परेशानी हो, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम इस पर संज्ञान लेते हुए आप लोगों से तुरंत संपर्क करेगी और आपकी समस्याओं के समाधान की बात करेगी। दूसरा, आगरा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी जो हैं,
बड़े जो हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, कई मंत्री भी हैं आगरा के अंदर। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जिस शहर की जनता ने उन्हें आज इस भवन तक पहुंचाया, लखनऊ और संसद भवन तक पहुंचाया, वे लोग आगरा की जनता को भूल चुके हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का अभिभावकों के हित में एक भी वक्तव्य नहीं आया है। इसकी हम लोग खुले में निंदा करते हैं उनकी, और हम लोगों ने उनके लिए एक चिट्ठी जारी करी है। इस चिट्ठी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा जनप्रतिनिधियों से कि चुनाव फिर से आने वाले हैं। यदि आप आज हमारे साथ में खड़े नहीं हुए तो चुनाव के समय किस मुंह से हमारे पास आएंगे, ये सोचना पड़ेगा आपको। ये हम लोग यहाँ आज इसके पापा आंदोलन के उसमें संदर्भ में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सब, और मेरा शिव शक्ति महिला मंडल इनका समर्थन कर रहा है। जो भी ये लोग कर रहे हैं ठीक है, और इस मुहिम को चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये सब स्कूलों की ये फीस जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, इस तरह से नहीं लेना चाहिए उन लोगों को, और हम लोग इनके साथ हैं। संस्था के अरुण मिश्रा ने बताया कि DIOS साहब को 52 शिकायतें लिखित में सौंपी गई हैं, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। तो क्या केवल दिखावे के लिए ली गई थी शिकायतें? इधर पापा संस्था के फीस माफी आंदोलन के समर्थन में शहर के कई सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन देने का निर्णय लिया, जिससे आंदोलन की धार और तेज होने की संभावना है। टीम पापा से प्रवीण सक्सेना ने कहा कि DIOS कार्यालय पर दिए धरने पर जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने आश्वासन दिया कि शासनादेश का पालन सभी स्कूलों से कराया जाए, लेकिन शहर के कई स्कूल शासनादेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं नरेंद्र शर्मा, आज मैं पापा संस्था के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं। आगरा के लिए अच्छी खबर है, कम से कम एक पापा संस्था अभिभावकों के लिए आज उठ खड़ी हुई है। पापा संस्था यानी अभिभावक स्कूल की फीस कोरोना काल की और जो अव्यवस्थित माहौल है स्कूलों का, उनको सुधारने के लिए जो पापा संस्था है वो अब आगे आ गई है। इनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही करने के लिए जनप्रतिनिधियों का मजबूत बल मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पापा संस्था का मोटिव शुरू से एक ही रहा है, वो है पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और अब तक हमने मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक जो बोर्ड की फीस का जो मैटर था वो भी क्लियर हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा मोटो यही है कि आपने देखा होगा कई जगह अधिकारी लोग कोई भी शासन जारी कर देते हैं, लेकिन स्कूल वाले उसको मानते नहीं हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि क्यों ऐसा होता है कि बातें वहाँ से निकलती है, स्कूल तक नहीं पहुँचती है, स्कूल वाले हमारे साथ खेल रहे हैं। तो कहते वी आर नॉट अ फुटबॉल, जैसे सर कहता है कि हम फुटबॉल है, तो कहते हम लोग गेम नहीं है, हम लोग गेम नहीं, हम इंसान है, हमसे ऐसा ना खेलें। तो हमारा चिट्ठी जारी की है, जो कि सर ने आपको बताया है कि चिट्ठी हम कर रहे हैं। मनोज गोयल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 23 अगस्त तक सभी स्कूलों के खिलाफ कड़े आदेश जारी नहीं हुए तो अब आंदोलन धरना सड़क पर किया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी आगरा प्रशासन और आगरा शिक्षा विभाग की मानी जाएगी। पापा संस्था को आगरा व्यापार मंडल, आगरा रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, सिविल कोड, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, भारतीय नमो संघ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, हिंदू जागरण मंच, शिव शक्ति महिला मंडल, महर्षि परशुराम सेवा मंडल आगरा व शहीद भगत सिंह कुटीर पेठा एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। प्रेस वार्ता में दीपक सरीन, मनोज शर्मा, शोभित जेठली, अमर सिंह, सेंगर, रुचि कोहली आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं
एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट, लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की और ताजा खबरों पर। ताजगंज स्थित बुढ़ाना गांव में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर जीवनदान का संदेश दिया। साथ ही लोगों से भी अपील की अपना रक्तदान करते रहें और लोगों की जान जरूर बचाएं। आज 19 अगस्त को आज मेरा जन्मदिन था। उस मौके पर मानव सेवा संस्था द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने मेरा सहयोग किया, कई लोगों ने रक्तदान भी किया। इसमें करीब 11 यूनिट रक्तदान हो चुका है। सभी लोगों का सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग दिया, रक्तदान भी किया। और दूसरी बात, आप सब लोगों को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जन्मदिन के ऐसे मौक़ों पर सभी लोग कृपया पार्टी या बियर पार्टी या कुछ और भी पार्टियाँ होती हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये रक्तदान से भी अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और भी मौका हो उनके पास या विकल्प हो। और एक अनोखी शुरुआत की है हमारे मित्र हरिपाल जी ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे साथ आए हैं सुमित राणा जी, उन्होंने रक्तदान किया है और आज कुल मिला के 11 यूनिट अभी तक हो गई हैं और ये रक्तदान शिविर लगातार चल रहा है। जो भाई हरिपाल जी के जन्मदिन है, उन्होंने बोला था मैंने भाई रक्तदान करो, पेड़ लगाओ। मैंने तो यहाँ तक कर दिया है, ज़्यादा हुआ, मैंने तो यहाँ तक कर दिया है कि अपना बॉडी डोनेशन कर दिया, देह दान कर दिया। तो कम से कम जब मैं मरूंगा यानी जब मेरी डेड होंगे तो इसमें MBBS डॉक्टर सर्च करेंगे, बाकी किडनी है, आँखें हैं, जो भी है ये भी लेना है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात उसके अंदर है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे लिए कोई एक पेड़ नहीं काटेगा। मैं हिंदू धर्म के अंदर हूँ, कोई एक पेड़ की बलि नहीं चढ़ेगी। तो मेरे मरने के बाद में एक पेड़ की बलि चढ़ेगी, उसको जो दाह क्रिया किया जाता है, तो मेरे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बाकी कोशिश कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर हिंदूवादियों ने पीछा करते हुए 2 ट्रकों को रुकवाया, जिसमें गौवंश होने की सूचना थी। लेकिन ट्रक खुलवाने पे पता चला कि गौवंश नहीं, ट्रकों में भैंसों के बछड़े भरे हुए थे। टुंडा से आगरा की तरफ 2 ट्रक जा रहे थे, जिसमें हिंदूवादियों को सूचना मिली कि गौवंश भरे हुए हैं। उसके बाद टुंडला से ही 2 मोटरसाइकिलों से हिंदूवादी नेताओं ने ट्रकों का पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में कई बार ट्रकों द्वारा हिंदूवादियों को टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक्सप्रेसवे होते हुए ट्रक नोएडा की तरफ भागते चले गए। लेकिन थाना खंदौली क्षेत्र में टोल पर पहुंचते ही ट्रकों को रुकवा लिया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। ट्रकों को खुलवाया तो उसमें भैंसों के बछड़े निकले, अवैध काटन के लिए ले जाए जा रहे थे। ट्रकों का पीछा कर रहे हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कृष्ण महाराज द्वारा ट्रक चालकों के खिलाफ थाना खंदौली में पशुओं के अवैध काटन से संबंधित तहरीर दे दी गई। करके मैंने तहरीर दी है कि ये जो है नाजायज पशु लेकर के जा रहे थे और नाजायज के बाद में बिल्कुल जायज नहीं था। इस तरीके से पशुओं के ऊपर अत्याचार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और हमने तहरीर में लिखा हुआ है स्पष्ट कि इन दोनों ट्रकों के ऊपर एवं इसके मालिक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी महोदय ने हमको ये भी कहा है कि आपको जानलेवा हमला हुआ। देखिए जानलेवा हमने उसमें नहीं लिखवाया, क्योंकि जिस समय हम जा रहे थे तो हम अकेले ही थे। हमारे पास में ऐसा कोई पीछे का सबूत नहीं था कि जिसके आधार पर हम वहाँ लिखा सकें। लेकिन हाँ, बैक में गाड़ी आके देखे तो अभी भी पटला पड़ा हुआ है,
जो उन्होंने हमला किया और वो निकल कर भाग गए। तो ये तहरीर में हमने नहीं लिया है उनको, लेकिन इस पर थाना प्रभारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि दोनों ट्रकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कदमा थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर हिंदुवादियों ने पीछा करते हुए 2 ट्रकों को रुकवाया, जिनमें गौवंश होने की सूचना मिली थी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए CFTI द्वारा अब आगरा में कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए PPE किट तैयार की जा रही है। CFTI के डायरेक्टर सनातन साहू ने बताया, जल्दी ही इंस्टीट्यूट अपने पाठ्यक्रमों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। मैं सनातन साहू CFTI सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। आज के दिन में कोविड-19 आगरा नहीं, देश नहीं, सारे विश्व को भी काफ़ी तेज कर रखा है। 27-28 दिन को ये निर्णय लिया गया, हमारे जो केंद्र सरकार के MSP मंत्रालय के द्वारा एक पूछा गया था, हमको राय लिया गया था, भाई आप इसी क्षण में सरकार संस्थान के नाते हिंदुस्तान के लिए क्या, देश भर के लिए क्या कर सकते हैं। हम तो ओनली फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर हमारा सारे साधन हैं, लेकिन हम देखा कि हमारा जो स्टिचिंग कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करते हम क्या कर सकते हैं। और हमने ये निर्णय लिया कि उस समय में कोरोना फाइटर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए हम PPE किट का जो मेन सर्जिकल गाउन हुआ, हमने यहाँ पे फैब्रिकेट करने लगे। साथ ही 3 प्लाई मास्क का भी फैब्रिकेट किए। यहाँ पे आगरा में एक बहुत अच्छा जाने माने PPE किट सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे काम लेकर हमारा बाहर से किसी को भी बुलाया नहीं गया। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, आपका सैनिटाइजेशन, जो भी SOP होता है उसको फॉलो करते हुए हमारे जितने भी प्रशिक्षकगण थे, ट्रेनर्स थे, ट्रेनर्स के द्वारा ही हम लोग ये पूरा कार्य किया। कहने का मतलब हमारा जितने भी प्रशिक्षक और हमारे जो सहायक निदेशक मिस्टर सुधांशु शर्मा और एक मिस्टर विनोद कुमार जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये दोनों का अगुवाई में ये पूरा कार्य, पूरा लॉकडाउन पीरियड में एक दिन भी हम बंद नहीं किए। हिंदुस्तान में हमारा एडमिशन प्रक्रिया चालू है, क्योंकि आप जानते हैं आगरा को न कि सिर्फ ताजमहल के लिए जाना जाता है, अपितु विश्व भर में जूता उद्योगों के लिए विश्व भर में आगरा प्रसिद्ध है। करीब 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स आगरा में ही बनता है, और इवन 50% से ज़्यादा शूज आगरा से सप्लाई होता है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। विदेश में जो रप्तानी होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका भी करीब 32%, यानी कि हिंदुस्तान में जितना भी एक्सपोर्ट, हिंदुस्तान से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका तकरीबन 32% आगरा से जाता है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अभी हमने 4 प्रोग्राम के लिए हमने एडमिशन करा रहे हैं। एक तो हो गया कि हमारा जो फ्लैगशिप द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबसे जो अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स। ये कोर्स है 2 ईयर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन। ये कोर्स इंटरनेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और लिस्टर कॉलेज फुटवेयर जो इको हैं उनके द्वारा मॉडरेशन किया जाता है, और एक इंटरनेशनल प्रोग्राम। अभी 31वें बैच के लिए हमारा अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये बहुत ही रोजगार परक पाठ्यक्रम है। ये आपको मैं बताऊं कि हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले भी ज़्यादातर लोग आइदर कैंपस इंटरव्यू या फिर हमारा जो थ्रू रिकमेंडेशंस, ये सारे स्टूडेंट्स लग जाते हैं। हाँ, जब ये बोलता हूँ ये भी अत्युक्ति नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा बोलने के लिए। 10 to 15% जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है अपना जॉब के लिए, उनको बात छोड़ दें तो 100% जॉब पोटेंशियल इसमें है। हम इसके साथ ये 10+2 के लिए हैं। ऐसे ही हम ग्रेजुएट्स के लिए, हम साइंस ग्रेजुएट्स को वरीयता देते हुए ग्रेजुएट्स के लिए हमारा 1.5 साल का PG डिप्लोमा कोर्स है, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी। ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री में एक मैच्योर्ड ग्रुप ऑफ टेक्नो मैनेजर्स की आवश्यकता है, जो थोड़ा सा एक अलग एज ग्रुप में 22, 23, 24, 25 साल में अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक कमिटेड वे में, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस्ड वे में अपना कार्य कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा डिमांड है। तो ये जो 1.5 साल का कोर्स अभी 11वां बैच के लिए अभी हमारा भी एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है। साथ एक डिजाइनिंग के लिए, आप जानते हैं कि पादुका निर्माण के लिए डिजाइनिंग बहुत बड़ा अहम भूमिका रखता है, और हम यहाँ पे एक एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स चलाया करते हैं, जो 10+2 के लिए है, और स्ट्रेंथ ओनली 20 और 20 इसलिए रखा है
कि डिजाइनिंग कोर्स के लिए जब तक उनको हम गहन अध्ययन नहीं देंगे, इंटेंसिव केयर नहीं लेंगे, तो डिजाइनर नहीं बन पाएंगे। साथ ही हमारा 3 महीने का एक SU-CAT कैंपर कोर्स भी है, तो प्रशिक्षण प्रक्रिया चालू है। कोविड-19 से सुरक्षित रहने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सभी जनपदों में बुजुर्ग माता पिताओं के लिए अस्पताल व अन्य जगहों पर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को रामलाल वृद्ध आश्रम में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वहीं बैंक हर महीने CSR कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस के मुश्किल दौर में जनसेवा का कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं पंजाब सत्यवान उलान जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक आगरा से बोल रहा हूं। आज हमने अपने जो पूरे देश में CSR एक्टिविटी के तहत मास्क और सैनिटाइजर वितरण का हमारा लक्ष्य है, जो कि हम इस रामलाल वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्ग माता पिताओं के देने के लिए लाए हैं। और ये वृद्ध आश्रम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। पूरा जो आसपास के जो हमने पर्सनली भी लोगों से बात करी तो बहुत ही खुश हैं यहाँ पे, और जितना सहयोग ये समाज को दे रहा है आश्रम, उसकी जितनी भी सराहना करी जाए उतनी कम है। हम चाहते हैं कि भी समय समय पर इससे जुड़े हुए हैं और बीच बीच में जब भी कोई ज़रूरत होती है वो भी हम सहायता करते हैं। आगे भी इनको यही कहेंगे कि भी आप जो पुण्य का काम आपने शुरू कर रखा समाज में वो जारी रखिए। यहाँ पे गौशालाएं और 250 के रूम्स हैं। 257 वृद्ध माता पिता रह रहे हैं, जिनकी पूरी खर्चा, रहना, खाना, कपड़े सबका ये इंतजाम करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। अश्विनी कुमार सिंह, मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक बोल रहा हूं। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पूरे भारतवर्ष में सभी जनपदों में CSR कार्यक्रम किया जा रहा है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए बैंक की तरफ से बुजुर्ग माता पिताओं के लिए अस्पतालों में विभिन्न स्थानों पे मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर माह प्रतिमाह किया जा रहा है बैंक की तरफ से। और हमारे प्रधान कार्यालय में पिछले माह माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। जुलाई के बाद ये अगस्त माह में फिर 20 तारीख को हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम रामलाल वृद्धावस्था आश्रम में करके हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे आश्रम द्वारा वृद्ध माताओं पिताओं को निःशुल्क सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनका सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, उनको भोजन की उपलब्धता कराई जा रही है। ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। पंजाब नेशनल बैंक आगे भी हमेशा इस तरीके के सामाजिक कार्य दायित्व कार्यक्रम को करता रहेगा और समाज के निम्न तबके और कमजोर वर्ग के लोगों को मदद करता रहेगा। मैं राजीव जैन, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। आप सभी जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है और हमारे बैंक के हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। PNB सामाजिक कार्यक्रम इस तरह के करता रहता है। आगरा में हमारे ZM साहब के सहयोग से बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम कल आयोजित किया गया है। मैं उसके लिए सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद। लगातार हो रही बारिश के चलते आफत भी शुरू हो गई है। सदर बाजार में बड़ा नीम का पेड़ देखते ही देखते धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे 3 दुपहिया वाहन दब गए। गनीमत रही जिस समय पेड़ धराशायी हुआ, सभी लोग पेड़ के आसपास थे। आवाज होते ही लोग हट गए, जिससे चपेट में आने से बच गए। हालांकि छावनी परिषद द्वारा गुरुवार को पेड़ काटने की तैयारी थी, लेकिन पेड़ कटता उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते आफत भी शुरू हो गई है। सदर बाजार में बड़ा नीम का पेड़ देखते ही देखते धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे 3 दुपहिया वाहन दब गए। गनीमत यह रही कि जिस समय पेड़ धराशायी हुआ, सभी लोग पेड़ के आसपास थे। आवाज होते ही लोग हट गए, जिससे चपेट में आने से लोगों की जान बच गई। जमीन एकदम उठ रही थी, मतलब बारिश हो रही थी तो जमीन उठ रही थी। तो मैंने अचानक से अपने ऑनर को बोला कि जमीन उठ रही है, पेड़ गिरने वाला है। तो वो एकदम उधर की तरफ भागे तो एकदम पेड़ गिरा और वो 1 सेकंड ही बचे है बस। और फिर पब्लिक एकदम इकट्ठी हो गई, इधर उधर भागने लगी और काफी दुकानों का नुकसान हो गया है। यहाँ गाड़ियाँ वगैरह दबी हैं? गाड़ियाँ भी 1-2 गाड़ियाँ तो उधर दब भी गई हैं पेड़ के नीचे। लोग बच गए हैं? हाँ, लोग नहीं, किसी का ये नहीं है, बस वो 1 सेकंड ही बचे थे। हालांकि छावनी परिषद द्वारा गुरुवार को पेड़ काटने की तैयारी थी, लेकिन पेड़ कटता उससे पहले ही पेड़ जमीन पर आ गिरा। बहरहाल अब पेड़ को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस पेड़ से बड़े हादसा न होने के चलते क्षेत्रीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। आगरा के थाना बरहन में स्वास्थ्य टीम द्वारा कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिनमें बरहन थाना अध्यक्ष और निजी फॉलोअर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अब एतमादपुर क्षेत्र में एक्टिव केसों की संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है।
आगरा के थाना बरहन में स्वास्थ्य टीम द्वारा कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिसमें बरहन थाना अध्यक्ष और निजी फॉलोअर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अब एतमादपुर क्षेत्र में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, जिसने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें बना दी। एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि टीम द्वारा की गई जांच में थाना अध्यक्ष और उनके प्राइवेट फॉलोअर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। थाना अध्यक्ष को जुकाम भी है। दोनों संक्रमितों को क्वारंटीन करने के लिए तैयारी की जा रही है, तो वहीं अन्य थाना स्टाफ से विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।